हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रमा अपनी मौसी के बेटे की शादी में अपने मौसी के घर आई हुई थी। रमा की मौसेरी बहन की शादी में अभी 3 दिन का समय था। रमा की मौसी का घर गांव में था। रमा ने अभी तक गांव नहीं देखा था क्योंकि उसका ननिहाल और ददियाल दोनों शहर में थे, इसलिए रमा ने कभी गांव नहीं देखा था। अपनी मौसी के घर आकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे पहली बार गांव में आने का मौका मिला था और वह गांव को देखना और समझना चाहती थी। रमा की नींद सुबह मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर खुल गई। वह उठकर कमरे से बाहर निकल आई। घर के थोड़ी दूर पर ही शायद मंदिर था क्योंकि मंदिर से आरती की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रमा सुबह का सौंदर्य देखकर मोहित हो गई। सूर्य देव अभी निकले नहीं थे। पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। सुबह की ठंडी हवा मन और शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। रमा के पैर स्वतः ही मंदिर की ओर बढ़ गए। वह अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि रमा को किसी की आवाज़ सुनाई दी। बिटिया, कहाँ जा रही हो? रमा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पड़ोस की दादी खड़ी थी। उन्हें देखकर रमा रुक गई और उनके पास जाकर कहा, दादी, मैं मंदिर जा रही हूँ। वहाँ बहुत ही सुंदर आरती हो रही है। बिटिया, मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। वहाँ तुम अकेले ही जा रही हो, तुम्हें किसी ने रोका क्यों नहीं? दादी ने आश्चर्य से पूछा। दादी, यह आप क्या कह रही हैं? मंदिर यदि दूर होता तो यहाँ मंदिर की घंटी और आरती की आवाज़ कैसे सुनाई देती? रमा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। बिटिया, यह मंदिर यहाँ से दूर है। यह जो तुम मंदिर के घंटी की आवाज़ और आरती का स्वर सुन रही हो, वह कोई आदमी नहीं गा रहा है। वह पीपल का पिशाच है जो मंदिर में पूजा कर रहा है। वह मंदिर की घंटी बजाते हुए आरती गाकर अपनी प्रेमिका को बुलाता है। तुम इस गांव में कल शाम को ही आई हो, इसलिए तुम्हें यह बात नहीं मालूम है। यह कहकर आदमी यह जानता है। दादी ने रमा से कहा। दादी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती और जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार भूत पिशाच मंदिर से दूर रहते हैं। आप मुझे क्यों बेवकूफ़ बना रही हैं? रमा ने हंसते हुए कहा। बिटिया, वह पिशाच उस मंदिर का पुजारी है, इसलिए वह मंदिर में हर दिन पूजा करता है। वहीं जो पीपल का पेड़ है वह उसी पर रहता है। वहाँ कोई भी नहीं जाता और वहाँ अगर कोई वहाँ जाना भी चाहता है तो वह पिशाच उसे ऊपर सवार हो जाता है। आदमियों को तो वह पूजा पाठ के बाद छोड़ भी देता है, पर यदि कोई लड़की वहाँ जाती है तो वह पिशाच उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर कोई भी तांत्रिक, पंडित या ओझा उस पिशाच को शरीर से नहीं निकाल सकता। दादी ने रमा को बताया। बिटिया, घर चलो, दादी ने कहा और रमा का हाथ पकड़कर उसे उसके घर लेकर चल पड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने रमा की मौसी को आवाज़ लगाई। दादी की आवाज़ सुनकर घर से सभी लोग बाहर आ गए। अभी सभी लोग उठकर सोकर उठे ही थे। रमा की मौसी और मौसा जी दादी के साथ रमा को देखकर चौंक गए। उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। बहुरिया, तुमने बिटिया को यहाँ के बारे में बताया नहीं? अगर मैं समय से नहीं पहुँची तो आज अनर्थ हो जाता। दादी ने गुस्से से रमा की मौसी से कहा। तब तक रमा की माँ भी वहाँ आ गई। अपनी बहन को देखकर रमा की मौसी ने गुस्से में पूछा, विमला, तुमने रमा को बताया नहीं था कि उसे मंदिर की घंटी और आरती की आवाज़ सुनकर वहाँ नहीं जाना है? दीदी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, रमा की माँ ने घबरा कर कहा और रमा का हाथ पकड़कर अंदर लेकर चली गई। अंदर आकर रमा की माँ विमला रमा को डांटने लगी। वैसे तो तुम कभी इतनी सुबह उठती नहीं, तुम्हें धक्का मारकर उठाना पड़ता है। आज क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई?
और कान खोलकर सुन लो, उस घंटी और आरती की आवाज़ सुनकर वहाँ जाना नहीं, वरना जीवन भर पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। माँ, आप भी कैसी दकियानुसी बातें कर रही हैं? कहीं ऐसा भी होता है? मैं इन बातों को नहीं मानती, रमा ने पैर पटकते हुए कहा और वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रमा की मौसेरी बहन सुनीता रमा के पास आई और उसने रमा से कहा, रमा, तुम्हें मौसी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो कहा वह सच है। उस मंदिर वाले पिशाच की कहानी झूठ नहीं है, वह सच है। लोग कहते हैं कि वह पिशाच मंदिर के पुजारी का बेटा था। उसका नाम उज्ज्वल था। वह भजन बहुत अच्छा गाता था और देखने में कामदेव का अवतार था। कहते हैं कि यहाँ के जमींदार की बेटी रूपा भी बहुत सुंदर थी, पर वह चरित्र की अच्छी नहीं थी। वह लड़कों को अपने रूप जाल में मोहित कर लेती थी और जब उसका मन उस लड़के से भर जाता था तो वो उसे छोड़ देती थी। इस तरह रूपा ने उज्ज्वल को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसा लिया। उज्ज्वल रूपा से सच्चा प्यार करने लगा था, पर रूपा तो उसे बेवकूफ़ बना रही थी। रूपा के पिता ने उसका विवाह कर दिया। यह बात उज्ज्वल से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह बावरा हो गया था। कहते हैं जब रूपा अपने मायके आई तो उज्ज्वल उससे मिलने गया और उससे कहने लगा कि वह आज भी उससे प्यार करता है। यह सुनकर उस रूपा ने उस पर विश्वास कर लिया। रूपा के पिता ने रूपा को उज्ज्वल की बाहों में देख लिया। तब रूपा ने अपने पिता से कहा, उज्ज्वल उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर रूपा के पिता ने पीपल के पेड़ पर उज्ज्वल को फांसी पर लटका दिया। उज्ज्वल को फांसी की सज़ा गांव की पंचायत ने दे दी थी। कहते हैं उज्ज्वल कहता रहा कि उसने रूपा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, पर रूपा की सहेलियों ने भी झूठ बोल दिया कि उज्ज्वल मंदिर में आने वाली लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करता है। यह बात कई लड़कियों ने कही, इसलिए पंचायत ने रूपा के झूठ को सच मान लिया और उज्ज्वल अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। लोग कहते हैं कि उज्ज्वल के मरने के बाद गांव वालों ने उसके माता पिता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। उज्ज्वल की एक छोटी बहन थी, उसके साथ भी रूपा के भाई ने बहुत बुरा किया। गांव वालों के अत्याचार से तंग आकर उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। तब से गांव वाले कहते हैं कि उज्ज्वल पिशाच बनकर पीपल के पेड़ पर और उस मंदिर में रहता है और गांव की लड़कियों से बदला ले रहा है। जिन लोगों ने देखा है वह यही बताते हैं कि उस पिशाच ने रूपा और उसकी सहेलियों को बहुत क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारा था। वहाँ कोई लड़की जाती है तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और कुछ दिनों बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। वह इतना शक्तिशाली पिशाच है कि कोई भी तांत्रिक, पंडित या ओझा उसे अपने काबू में नहीं कर पाता है। इसलिए तुम उधर भूल कर भी नहीं जाना। सुनीता ने रमा को कहानी सुनाकर समझाते हुए कहा। रमा को भूत पिशाचों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए वह इस विषय पर शोध करना चाहती थी। जब वह प्रोफेसर मानिक के पास गई, उसने प्रोफेसर से कहा कि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, वह यह सिद्ध करना चाहती है, वह उसकी मदद करे। तब प्रोफेसर मानिक ने कठोरता से कहा कि आत्माएं होती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बात तुम अपने मन से निकाल दो कि आत्माएं नहीं होती हैं। मैंने आत्माओं से साक्षात्कार किया है। प्रोफेसर मानिक ने यह भी कहा था कि आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। ईश्वर न करे किसी व्यक्ति को कभी प्रतिशोध में पागल आत्मा का सामना करना पड़े। प्रोफेसर मानिक की बात सुनकर रमा कुछ बोली नहीं, पर उसे फिर भी उन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ। रमा ने सोचा अगर वह उस मंदिर के पिशाच के पास जाकर सही सलामत वापस आ जाएगी तो वह प्रोफेसर के सामने अपनी बात सिद्ध कर सकती है और गांव वाले भी अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे। उसने मन ही मन में सोचा कि वह आज दोपहर में सबकी नज़रों से छुपकर वहां जाएंगी। जब वह ठीक ठाक रहेंगी
तो गांव वालों के मन से डर समाप्त हो जाएगा। गर्मी की दोपहर थी। शादी वाला घर, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। रमा सबकी नज़रों से बचती हुई घर से बाहर निकल गई और सीधे उस पीपल के वृक्ष के पास गई। वहां पहुंचकर उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह स्वयं ही मुस्कुरा दी, पर रमा ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसे अपनी मजबूत शक्तिशाली बाहों में जकड़ लिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी उसे एक सर्द आवाज़ सुनाई दी, क्यों, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं हूँ। रमा उस पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर वह कामयाब नहीं हुई। उस पकड़ से उसका दम घुटने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैं जानती हूँ कि तुम पिशाच नहीं, कोई आदमी हो जो पिशाच बनकर गांव की भोली भाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है। मैं तुमसे नहीं डरती। रमा की बात सुनकर उस आदमी ने रमा को हवा में उछाल दिया। रमा ऊपर हवा में तैरने लगी। फिर उसका पूरा शरीर गोल गोल घूमने लगा। अब विश्वास हुआ कि मैं आदमी नहीं, सच का पिशाच हूँ। तभी रमा ने देखा कि एक विशालकाय आदमी नीचे खड़ा है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है। उसने भयानक अट्टहास किया और अपना हाथ रमा की ओर बढ़ाया। उसका लंबा हाथ होता चला गया और उसने रमा को एक हाथ से पकड़ लिया। अब बता, तुझे ऊपर से नीचे फेंक दूं या? यह सुनकर रमा की रूह कांप गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? और मैं कभी नहीं। बाहर निकल कर देखा मैं तेरे साथ वही तो कोई करूँगा नजर नहीं आया जो औरों के साथ करता आया हूँ। न जाने कहाँ चले गए ने थे सर्द आवाज में रमा वो को दोनों बोलते बिना हुए कुछ कहा। बताए। उसके बाद मैंने उसने सोचा रमा को खींच कि लिया। शायद रमा मुझे जमीन पर सोता हुआ गिरने वाली ही देखकर थी कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे गिरने के और स्थान पर रमा बिना सीधे बताए खड़ी ही हो चले गई। गए। जमीन पर खड़ी होते मैंने ही रमा अंदर भागने आकर लगी, एक पर बार उसका पैर पूरे घर आगे को बढ़ नहीं फिर पा से रहा चेक था। किया, वह पिशाच पर भयानक उनका अट्टहास कोई करता जा रहा नामो-निशान था। नहीं था। भाग भाग, तू कुछ देर भागकर कहाँ तक जाएगी? मैं यह उनके मेरा बारे में इलाका है। सोचता रहा। यहाँ आने के बाद फिर जब तक किचन मैं ना पहुंचा, चाहूँ कोई नहीं जा अपने लिए सकता। कॉफी बनाई। रमा अपनी पूरी तब ताकत तक लगाकर मैं भागने की अखबार कोशिश वाला किए जा अखबार रही थी। डालकर वह चला बड़ी गया मुश्किल था। से मंदिर पहुंची। अब आवाज़ आनी बंद हो मैंने गई थी। अखबार को उठाया रमा और का पूरा बदन बरामदे में पसीने पड़ी से कुर्सी पर लथपथ जाकर था। बैठ गया। उसने देखा कि मंदिर मुझे जीर्ण उनका अवस्था में है। इस तरह रमा ने बिन देखा वहाँ बताए चारों जाना ओर कुछ अजीब सा तो कंटीली लग झाड़ियाँ रहा हैं, था, कोई रास्ता नजर पर नहीं आ उन रहा बातों था। को वह दिमाग से जाए तो झटक कहाँ कर जाए? मैंने वह मन ही मन अखबार का हनुमान पहला चालीसा पन्ना पढ़ने लगी। पलटा रमा ने सोचा और कि हनुमान चालीसा सरसरी सुनकर वह निगाहों पिशाच से भाग जाएगा। पढ़ने लगा अब भी वह कुछ और कि सोच पाती, उसके तभी एक वहाँ कोने पर मंदिर की मेरी घंटी नज़र जोर पड़ी, जोर से बजने लगी जिसमें और बहुत तेज किसी आंधी आ गई। एक्सीडेंट की खबर छपी यह थी। देखकर रमा डर कर उस खबर भय को से कांपने देखकर लगी। उसी मुझे समय उन बहुत दोनों भयानक की याद आ अट्टहास गई। सुनाई दिया। मैंने हंसने की आवाज़ उस इतनी खबर को भयानक थी पढ़ना कि रमा शुरू की किया सिट्टी पिट्टी तो गुम हो देखा गई और कि वह रोने वह तो लगी। मेरे घर के तुमने पास क्या ही कोई सोचा? खबर है। मैं डर कर भाग गया। वो मैं एक्सीडेंट अपने मेरे घर शिकार के पास ही हुआ का था। शिकार किए बिना नहीं शायद जाता, वो उन्हीं दोनों से उस जुड़ी पिशाच ने खबर थी। कठोरता से कहा। फिर वह सामने मैंने आकर उस खड़ा अखबार हो को गया। पूरी इस पढ़ना बार शुरू उसने किया अपना रूप बदल लिया था। वह एक लंबा और चौड़ा जैसे जैसे भीमकाय मैं भयानक सा आगे चेहरा बढ़ता जिससे गया खून टपक मेरे रहा दिल था। की धड़कन उसके दो बढ़ने दांत लगी। लंबे होकर बाहर निकले गला हुए थे। सूखने लगा। लंबे लंबे बाल न जाने उसके क्यों चेहरे पर मेरे लटक रहे रोंगटे थे। खड़े हो गए। ऐसा भयानक मैं चेहरा वाला समझ आदमी नहीं पा रहा था रमा के सामने यह आकर खबर खड़ा हो सही गया। है उसके या जो माथे पर कुछ लाल रंग मेरे का साथ लंबा हुआ टीका लगा हुआ वह था। सही था। उसने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उस खबर में ऐसा उसकी ही कुछ आंखों से लिखा खून था। के साथ आग भी उसमें निकल लिखा रही था थी। कि वह मेरे रमा घर को के देखकर पास हंसता एक हुआ आगे कार का बढ़ने एक्सीडेंट लगा। हुआ था वह रमा को जिसमें पकड़ना 2 चाह लोग रहा सवार था। थे। उनकी उस कार पिशाच किसी को अपनी पेड़ से तरफ टकरा बढ़ता गई देखकर थी। रमा के मुंह से चीख उनमें निकल से एक गई। आदमी था और उसके एक हाथों औरत। को अपनी ओर दोनों बढ़ता देख पति रमा पत्नी बेहोश हो थे गई। और थोड़ी उन देर दोनों बाद की जब उसको घटनास्थल होश पर आया ही तो उसका मौत पूरा हो बदन गई थी। दर्द कर रहा उसी था। उसके खबर के शरीर बगल उसके में अंदर उन उठने दोनों की की शक्ति नहीं थी। तस्वीरें छपी फिर हुई अचानक थी। उसमें पता नहीं उन कहाँ से तस्वीरों शक्ति आ पर गई। वह नजर उठकर पड़ते बैठ ही गई। मेरा हलक सूख रमा गया। कुछ सोचने समझने मेरे की हाथ स्थिति में से नहीं काफी थी। उसने नज़र उठाकर जमीन पर देखा गिर गया, तो वहाँ अब टूटकर बिखर गया। कोई कंटीली झाड़ियाँ नहीं थी। वह सामने तस्वीरों रास्ता भी दिखाई दे तो रहा उन था दोनों की ही जहाँ थी। से वह आई थी। रमा कल जल्दी से रात उठकर मेरे गांव घर की ओर आए थे चल जो। पड़ी। तभी उसे वही एक धीमी औरत, आवाज़ वही सुनाई आदमी, दी, तुम बदन तो पे रूपा वही से भी कपड़े ज़्यादा सुंदर हो। जो कल रात को अब मैं हमेशा तुम्हारे पहने साथ हुए थे। रहूँगा। आवाज़ मेरा गला सुनकर सूख रमा गया। ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। मैं वहाँ कोई चीखना नहीं चाहता था। था, रमा ने सर पर पर दौड़ लगा जैसे दी। मेरी आवाज़ जब वह मेरे दौड़ती हलक हुई में गांव अटक पहुंची गई तो हो,
सभी उसे मेरा ढूंढ रहे खून थे। उसकी जमने माँ ने लगा उसे देखकर और मैं आश्चर्य से पूछा, अपने होश तुम खो कहाँ से बैठा। दौड़ कर आ रही हो? मुझे कहाँ गई होश थी? तब आया जब माँ मेरे माँ घर के मैं काम करने आम वाली के मेड बाग में आई गई और थी, उसने मुझे मुझे वहाँ थोड़ा हिलाया देर हो डुलाया। गई। मेरे मैंने चेहरे पर सोचा आप पानी लोग के मुझे छींटे ढूंढ रहे मारे। होंगे, इसलिए मैं दौड़ कर आ रही। मुझे इस हालत में आप तो देखकर जानती हैं वह कि भी मुझे घबरा गांव गई थी। देखना है, उसने इसलिए मैं मुझसे वहाँ पूछा, चली गई थी। क्या हुआ रमा ने साहब, जल्दी आप से ठीक झूठ तो बोल हैं दिया ना? और अंदर चली आपकी गई। तबीयत ठीक तभी है? रमा को आवाज़ आपका सुनाई दी, चेहरा बिल्कुल पीला तुमने पड़ अच्छा चुका झूठ है। बोला। डॉक्टर को बुलाऊं आवाज़ क्या? सुनकर रमा डर से नहीं कांपने नहीं, मैं लगी। ठीक हूँ, बस वह कल रात को लड़खड़ाते ठीक से कदमों सो से नहीं पाया था, अपने कमरे इसलिए की ओर शायद चली मुझे गई। नींद आ गई हो। तुम वह अपना किसी काम से कुछ करो। बता भी नहीं मैं सकती उससे थी। कुछ बताकर उसे रमा डराना नहीं चाहता कि था कमरे में और पहुंचते ही बताना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भी नहीं रमा का चाहता पूरा था। शरीर पसीने क्या से लथपथ हो चुका मैं अब था। भी यकीन नहीं कर भय पा से रहा उसका था शरीर पीला पड़ कि गया कल था। रात को मेरे साथ तभी क्या वह हुआ। पिशाच उसके मैं शरीर डरता के हुआ से बाहर उसी आया। कमरे में पहुंचा उस पिशाच को अपने जहां सामने वह देखकर रमा ने कपड़े पड़े चिल्लाने हुए की थे कोशिश की, जो मैंने कल रात को पर उस पहनने के पिशाच लिए ने दिए उसको थे। बिस्तर पर फेंक दिया। वह कपड़े रमा के अभी मुंह भी से उसी चीख तरह निकल पड़े पाती हुए उससे थे। पहले पिशाच ने उसका मुंह मैं डरते अपनी हुए हथेली उनके से बंद नजदीक कर गया। दिया। जाकर रमा अपने देखा आप को छुड़ाने तो की कपड़े कोशिश करने अभी भी लगी, गीले थे, पर सिलवटें उस बिस्तर पर पिशाच के अभी भी आगे पड़ी उसकी थी। एक न चली और रमा दर्द से छटपटाने लगी। समाप्त। दोस्तों उसके बाद धन्यवाद। वह कहानी बेहोश अच्छी हो लगी गई। हो तो लाइक और सब्सक्राइब थोड़ी देर बाद करिएगा। उसे जब होश आया तो उसके पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। रमा बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं। अब तुम मेरी प्रेमिका हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पिशाच फिर रमा के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं, कठोरता थी। रमा का शरीर शून्य पड़ गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज़ सुनकर वह पिशाच रमा के शरीर में प्रवेश कर गया। तभी दरवाज़ा खुला और रमा की माँ कमरे में आई। अपनी माँ को देखकर रमा ने गुस्से में कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? जाइए, मुझे आराम करना है। रमा की माँ ने ध्यान से रमा का चेहरा देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ, क्योंकि रमा के बात करने का ढंग कुछ ठीक नहीं था। रमा, तुम कहाँ गई थी? सच सच बताओ, कहीं तुम उस मंदिर में तो नहीं गई थी? रमा की माँ विमला से कठोरता से पूछा। आपने तो सब कुछ जान लिया, आप तो बहुत समझदार हैं। यह तो मुझसे मिलने गई थी और मैं इसके साथ यहाँ चला आया। अब कल मैं इससे शादी कर लूँगा और इसे अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। हंसते हुए वह पिशाच रमा के शरीर से बाहर निकल आया और रमा की माँ से कहने लगा। विमला अपने सामने एक पिशाच को देखकर थर थर काँपने लगी। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। वह कुछ कह पाती तभी रमा की मौसी कमरे में आई। अरे तुम दोनों यहाँ हो, चलो तेल पूजन का समय हो गया है। अपनी बहन की बात सुनकर विमला जैसे होश में आ गई। उसने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने चैन की सांस ली और रमा का हाथ पकड़कर अपनी बहन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। वह पिशाच रमा के शरीर में प्रवेश कर चुका था, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दिया। रमा की माँ विमला इस समय किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो कल बारात आने वाली थी। पर अपनी बेटी की हालत देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। वह पिशाच रमा को अपने वश में कर चुका था। वह रमा के साथ अपनी मनमानी कर रहा था। एक दिन में ही रमा की हालत बहुत बिगड़ गई। रमा और उसकी माँ अपनी व्यथा किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि यह मुसीबत रमा ने स्वयं बुलाई थी। शादी की हर रस्म अदायगी पर जब रमा साज श्रृंगार करती तो वह पिशाच उसे बाध्य कर कमरे में ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। शादी के रात भी उसने रमा को कहा, आज तुम मेरी दुल्हन बनी हो, अब मैं अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाऊंगा। यह सुनकर रमा भय से कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जो मैंने आपकी सच्चाई को नकारा, अब मेरे साथ ऐसा ना कीजिए। अगर तुम विरोध करोगी तो मैं बाहर शादी के मंडप को जला दूंगा। तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? उस पिशाच ने गुस्से में धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रमा सहम गई। तब उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मुझे अब भी बहुत मज़ा आ रहा है तुम जैसी लड़कियों को दर्द देने में, क्योंकि मुझे भी दर्द हुआ था जब तुम्हारे कारण मुझे कोड़े पड़े थे और गांव वालों के सामने एक बलात्कारी होने का ठप्पा लगा था। फिर मुझे गांव वालों ने फांसी पर लटका दिया। मैं भी दर्द से कराह रहा था। वही दर्द मैं तुम लड़कियों को देता हूँ। मैं तो बलात्कारी हूँ, मेरा तो काम ही है लड़कियों के साथ ऐसा करना। उसके बाद उस पिशाच ने रमा को बिस्तर पर पटक दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर पिशाच रमा के शरीर में प्रवेश कर गया। रमा दरवाज़ा खोलने के लिए उठती, उससे पहले दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रमा की माँ कमरे में आई। उसने इधर उधर देखा और रमा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ शादी हो रही है, वहाँ चलो।
वहाँ सबके सामने शायद वह तुम्हें परेशान न कर पाए। पर रमा का शरीर अपने वश में नहीं था। उसने धीरे से कहा, माँ मुझे यहीं रहने दो, वरना यह शादी नहीं हो पाएगी। उसने मुझे धमकी दी है। रमा ने रोते हुए कहा, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, दरवाज़ा बंद कर लो और सो जाओ, सुबह विदाई के समय जगा दूंगी। रमा की माँ ने दुखी होकर कहा और वहाँ से चली गई। उसके बाद वह पिशाच रमा के शरीर से बाहर निकल आया। उसका भयानक चेहरा देखकर रमा रोने लगी, पर उस पिशाच को रमा के आंसुओं से कोई सरकार नहीं था। वह रात भर रमा के साथ बहसी दरिंदों सा व्यवहार करता रहा। विदाई के समय जब रमा की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो रमा की उठने की हिम्मत नहीं थी। उसका शरीर निर्जीव हो गया था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। रमा की माँ ने समझा सो गई है, इसलिए वह बाहर से ही लौट गई। विदाई हो जाने के बाद जब रमा की माँ कमरे में आई तो रमा के शरीर की हालत देखकर घबरा कर रोने लगी, क्योंकि उसकी बेटी जिंदा लाश बनी थी, निर्जीव अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। रमा की माँ ने जब रमा को उठाना चाहा तो उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ भयानक अट्टहास हुआ। उस भयानक अट्टहास को सुनकर घर के सभी लोग वहाँ आ गए। जब उन्होंने रमा की हालत देखी तो सब समझ गए कि रमा के शरीर में मंदिर वाले पिशाच ने प्रवेश कर लिया है। फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं हो पा रहा था। उन्होंने विमला से पूछा, रमा को क्या हुआ, यहाँ हंस कौन रहा था? तब विमला रोते हुए बहन और जीजा से रमा की हालत के बारे में बताया। विमला की बात सुनकर सभी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी जैसे वहाँ तूफान आ गया और एक साथ सभी लोग हवा में उड़ने लगे और कमरे से बाहर जाकर गिरे और रमा के कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह लोग उठकर रमा के कमरे के पास गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया पर दरवाज़ा खुला नहीं। अंदर से रमा की चीखें सुनाई दे रही थी। अपने बेटी की चीखें सुनकर रमा की माँ फूट फूट कर रोने लगी। गांव में भी सभी को इसके बारे में पता चल गया। तो गांव के एक आदमी ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पंडित जी रहते हैं। वह बड़े से बड़े शक्तिशाली भूत पिशाचों को काबू में कर लेते हैं। उस आदमी की बात सुनकर रमा की मौसी और मौसा जी रमा को उस पंडित के पास लेकर जाने की तैयारी करने लगे, पर वह पिशाच रमा को वहाँ जाने नहीं देना चाहता था। रमा किसी के काबू में नहीं आ रही थी। जो रमा को पकड़ने की कोशिश करता वह हवा में उड़ने लगता, फिर एकदम से ज़मीन पर फेंक दिया जाता। हार कर यह फैसला लिया गया कि उन पंडित जी को घर ही बुला लिया जाए। पंडित जी पहले तो आने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें लड़की की हालत के विषय में पता चला तो वह घर आने को तैयार हुए। घर आकर जब उन्होंने रमा को देखा तो बताया कि बहुत शक्तिशाली पिशाच ने रमा के शरीर में प्रवेश किया। उसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी किसी की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू की। रमा को अपने सामने बैठाने लगे, पर रमा वहाँ बैठ नहीं रही थी। उसके अंदर का पिशाच उसे पंडित के सामने बैठने नहीं दे रहा था। पूरे कमरे का सामान हवा में उड़ने लगा। छत पर लगा पंखा टूटकर गिर गया। रमा का शरीर कभी छत पर लटक जाता, कभी झूले की तरह झूलने लगता। यह सब देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सांस रोके सभी दूर खड़े हुए थे। रमा के अंदर बैठे उस पिशाच ने पूजा की सभी तैयारियां नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पूरा कमरा खून से भर गया। यह देखकर सभी के चेहरे पर मौत की परछाई दिखने लगी। वह पिशाच पंडित जी के पास नहीं आ पा रहा था। पंडित जी ने कहा, इसे काबू में करना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तभी रमा का शरीर जो छत पर लटका हुआ था ज़मीन पर गिर पड़ा और रमा चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ो। उसकी चीखें सुनकर पंडित ने अपने कान बंद कर लिए। वह पिशाच पुनः रमा के साथ दरिंदगी करने लगा। पंडित जी ने जब अपनी आँखों के सामने ऐसा दुष्कर्म देखा तो उनके चेहरे पर कठोरता छा गई और उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्र उच्चारण हो रहा था, उस पिशाच की शक्ति क्षीण हो रही थी। कमरे में भरा खून गायब हो गया। उसने रमा के शरीर से निकलकर अपना भयानक चेहरा पंडित जी को दिखाया और उन्हें डराने की कोशिश करने लगा, पर पंडित जी विचलित नहीं हुए। उस भयानक पिशाच को अपने मंत्र शक्तियों से अपने वश में कर लिया। वह पिशाच गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पंडित, तुम मुझे ज़्यादा दिनों तक अपने वश में नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ
पर यह दुष्कर्म करके तुम्हें क्या मिलता है? तुम भोली भाली लड़कियों का जीवन बर्बाद करते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ होता है? माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर तुम एक लड़की की गलती की सज़ा सभी को दे रहे हो। यह उचित नहीं है। तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकता हूँ, पंडित ने पिशाच को समझाते हुए कहा। मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं बदला लेता रहूँगा। मुझे लोगों ने पिशाच बनाया है, मेरे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। मैं पिशाच था नहीं। जब लोगों ने किया है ऐसा, उसी की सज़ा तो उन्हें मिलेगी ही, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। पिशाच ने भयानक हंसी हंसते हुए जवाब दिया। बातें तो तुम धर्म कर्म की करते हो, पर काम पिशाचों वाला करते हो। लेकिन मैं तुम्हें अब ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। कभी न कभी तो मुझे सफलता मिलेगी ही, यह मेरा विश्वास है। अभी तुम ज़्यादा दिनों तक मेरे बंधन में नहीं रह सकते, पर मैं तुम्हें मुक्ति दिलाकर रहूँगा, यह मेरा प्रण है, पंडित जी ने विश्वास के साथ कहा। वह पिशाच पंडित जी की बात सुनकर भयानक अट्टहास करने लगा। वह स्वयं को कैद से आज़ाद करने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। फिर पंडित जी ने रमा की माँ से कहा, अब मैंने उस पिशाच को अपने वश में कर लिया है, पर मैं सिर्फ उसे 2.5 दिन तक इसे बांधे रख सकता हूँ। आप इसी बीच अपनी बिटिया को लेकर यहाँ से चली जाइए और फिर कभी इस गांव में लौट कर ना आइएगा। यह पिशाच बिना किसी शरीर के गांव से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अगर आप यहाँ से चली गई तो आपकी बेटी बच जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर रमा की माँ विमला तुरंत रमा को लेकर उस गांव से दूर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके बाद रमा वर्षों तक उस हादसे को भूल नहीं सकी। कुछ समय बाद वह जब सामान्य हुई तो प्रोफेसर मानिक के साथ मिलकर भूत प्रेत पर शोध कार्य करने लगी। उसने फिर कभी किसी तथ्य को नकारा नहीं, क्योंकि यह संसार है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।